मैं फॉक्स स्ट्रीट से रुखसत होकर तहजीब की तरफ निकल आया था और उन लोगों को तमाम वाकयात से आगाह कर दिया था। तमाम बातें सुनने के बाद बड ने तबसरा किया, अगर वो लोग तुम्हें मार देते तो जान ही छूट जाती। खामखा गलत सलत अहकामात जारी करते रहते हैं। अगर हम लोग तुम्हारी निगरानी कर रहे होते तो ये नौबत हरगिज ना आने पाती। तहजीब ने उसे डांटा, बोली, ये क्या बेहूदगी है बड, तुम हर वक्त बेतुकी हाँकते रहते हो, कम से कम ये तो सोच लिया करो कि तुम क्या कह रहे हो। बड ने बजाय शर्मिंदा होने के चहक कर कहा, हाँ तुम तो चीफ की ही तरफदारी करोगी, बड की तो कोई हैसियत ही नहीं है। मैंने उसे चमकारा कहा, नहीं नहीं, तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, अगर तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा। बड ने बड़ी संजीदगी से कहा, और क्या, अब इन लोगों के मुंह में तो जैसे जबान ही नहीं है, बोलना ही नहीं जानते। बड ने आतिफ और तलहा की तरफ इशारा किया। दोनों बड के तबसरे पर पहले ही हैरान थे, ये सुनकर और भी हैरान हो गए। आतिफ ने कहा, मैडम ठीक कह रही हैं बड साहब, आप तो डिसिप्लिन के पुर्जे उड़ा रहे हैं। मैंने हंसकर कहा, यह बीमारी हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, बेतकल्लुफी की फजा कायम रहनी जरूरी है वरना सलाहियतें मुतासिर होती हैं। तलहा ने कहा, ठीक है जनाब, लेकिन बेतकल्लुफी का ये मतलब ही नहीं है कि आदमी हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल भी न रखे। मैंने कहा, यह बात अगर तुम बड साहब को समझा सको तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूँ। बड ने तलहा को घूरा, बोला, अब तुमने भी पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। मैं सब समझता हूँ, तुम चीफ और मैडम की शह पर उछल कूद कर रहे हो। तलहा ने गड़बड़ा कर कहा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की बड साहब, मैंने तो एक उसूली बात की थी, अगर आपको बुरी लगी हो तो। बड ने मुंह बनाकर कहा, पहले कह दिया उसूली बात की थी, उसके बाद कह रहे हो अगर बुरी लगी है तो। सब ये साबित करने पर तुल गए हैं कि एक बड ही गलत है, बाकी सब दुरुस्त हैं। तहजीब ने गुस्सीले लहजे में कहा, ये तुम लोगों ने क्या खराफात शुरू कर दी। अली के पास ज्यादा वक्त नहीं होगा, हमें कुछ काम की बातें करनी चाहिए। मैंने कहा, काम की बात यह है कि अब हमें कोई ऐसा मंसूबा बनाना होगा जिस पर अमल करके रकम जेम्स चार्ली तक पहुंचाई जा सके। तहजीब ने कहा, जेम्स चार्ली के बारे में मालूमात हासिल करनी पड़ेंगी, ये मालूम होना जरूरी है कि उसकी पुश्त पर कौन है। मैंने मुस्कुराकर कहा, यह तो मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ। फॉक्स स्ट्रीट और जेम्स चार्ली की पुश्त पनाही करने वाली शख्सियत एक ही है। तहजीब ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा, मादाम क्लारा, ये कैसे मुमकिन है, वो तुमसे अपने ही साथी के खिलाफ काम ले रहा है। मैंने कहा, आजमाइश इसी तरह तो होती है, पहले उसके साथियों ने जाली पुलिस वालों की हैसियत से मुझे घेरा, वो नाकाम हो गए तो अब फॉक्स स्ट्रीट ने नया हरबा इख्तियार किया है। मुमकिन है जेम्स चार्ली की शख्सियत थोड़ी बहुत पुरसरार हो, मगर यह मुमकिन नहीं है कि उस तक रसाई ही मुमकिन न हो। ये प्रोग्राम बहुत मुमकिन है कि मादाम क्लारा का ही मुरतब किया हुआ हो। अब एगलर के लोग उस शराब खाने का मुहासरा कर लेंगे और किसी भी शख्स का जेम्स तक पहुंचना नामुमकिन बना देंगे। उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया गया होगा, लेकिन मैं उनके दिफाई हिसार को तोड़ने में कामयाब हो गया तो तुम समझो कि एगलर में मेरी किस तरह आवभगत होगी। इसलिए ये तुमसे कह रहा हूं कि अभी तुम मादाम क्लारा को उलझाए रखो। तहजीब ने कहा, वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम इस इम्तिहान में कैसे पूरे उतरोगे। उसके लहजे में गहरी तशवीश थी। बोली, होशियार दुश्मन पर वार करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा, दुश्मन होशियार है तो क्या हुआ, हम उस पर ऐसे जाविये से वार करेंगे जो उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम सब की मदद दरकार होगी। बड ने कानों को हाथ लगाए, बोला, सबसे मदद लो मगर बड को माफ रखो, यहाँ जितनी अच्छाई करो उतनी ही बुराई मिलती है। मैंने कहा, मेरे जहन में जो मंसूबा है उसके मुताबिक तुम्हें पसे पर्दा रहना है, लेकिन अगर तुमने साथ न दिया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बड ने मुझे मशकूक नजरों से देखा, बोला, बेवकूफ बना रहे हो, ये कैसे हो सकता है कि बड तुम्हारी नजर में इतनी अहमियत इख्तियार कर जाए। मैंने कहा, बुनियादी जिम्मेदारियां तो तुम्हारी ही होंगी, जाहिर है जब बुनियाद नहीं होगी तो इमारत क्या खाक तामीर होगी। बड ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, बड जैसे लोग होते ही इसलिए हैं कि उन्हें बेवकूफ बनाया जाए। खैर बताओ मुझे क्या करना है। मैंने उन लोगों को अपना मंसूबा बताया और साथ ही ये भी बताया कि किसको क्या करना है। मेरा मंसूबा सुनकर बड का चेहरा खिल उठा। उसने उछलकर कहा, अब हुई ना बात, कब से कह रहा हूं कि हरकत में आओ, उन लोगों के खिलाफ कुछ करो, ये बहुत जरूरी है। मैंने कहा, तुमने देखा मेरे मंसूबे में बुनियादी किरदार तुम्हारा ही है और सबसे खतरनाक भी तुम्हारा है। वो बोला, फिक्र मत करो चीफ, ये सब बड के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये सारे काम कल शाम से कबल मुमकिन नहीं हो सकेंगे। मैंने संजीदगी से कहा, तुमने बहुत कम मोहलत मांगी है बड, इस काम के लिए कोई और कई दिन का वक्त मांगता है और उसमें भी यकीन से कुछ नहीं कहता। बड बोला, तुम खुशकिस्मत हो चीफ कि तुम्हें बड जैसा मातहत मुयस्सर आया है, मगर एक बात है, जो काम तुमने मुझे सौंपे हैं उन पर पैसा बहुत खर्च होगा। मैंने तहजीब की तरफ देखा,
क्या हमारे पास रकम की किल्लत है? तहजीब ने तेजी से कहा, हरगिज नहीं। बट का तो दिमाग खराब है, हमेशा बेमहल बात करता है। काम होगा तो जाहिर है उस पर रकम भी सर्फ होगी। शाम 4 बजे मैं फ्लोरा के पास पहुंचा। मुझे देखते ही वो बोली, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने कहा, गायब नहीं हो गया था, बल्कि कामों में मसरूफ था। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि फॉक्स स्ट्रीट ने मुझे एक काम सौंपा था? वो बोली, तुम्हारी वापसी में बहुत देर हो गई तो मैंने एडोना को फोन किया। उसने बताया कि तुम वहां से वापस जा चुके हो। उस बात को भी 2 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने फ्लोरा को गौर से देखते हुए पूछा, उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि फॉक्स स्ट्रीट ने मुझे एक और काम सौंप दिया है? फ्लोरा ने बड़ी मासूमियत से सर को मनफी जुम्बिश दी। बोली, नहीं, एडोना ने मुझसे इस किस्म की कोई बात नहीं की। मैं समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। यह मुमकिन ही नहीं था कि एडोना ने उससे इस मौजू पर बात न की हो, मगर मैं ये नहीं समझ सका कि मुझसे ये बात छुपाने में उन लोगों की क्या मसलहत है। मैंने कहा, हैरत है, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं थी। फिर एडोना ने तुमसे इसका तस्करा क्यों नहीं किया? फ्लोरा ने तेजी से जवाब दिया, मुमकिन है उसने ये सोचकर तस्करा न किया हो कि मुझे तुम्हारे जरिए सब कुछ मालूम हो जाएगा। इससे ये अंदाजा होता था कि वो सब कुछ पहले से सोचे बैठी थी। फिर बोली, अब तुम खुद ही बता दो। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, जेम्स चार्ली को जानती हो? फ्लोरा ने कहा, उसे कौन नहीं जानता। बेकन स्ट्रीट के नुक्कड़ पर उसका शराब खाना है और सब जानते हैं कि बॉस के और उसके दरमियान किसी किस्म की दुश्मनी चल रही है। मैंने दिल में सोचा, बहुत खूब, गोया फॉक्स स्ट्रीट की तरफ से तुम्हें सब कुछ बताया जा चुका है। मैंने कहा, आज जो चेक मेरे जरिए कैश कराया गया है, अब उसकी रकम जेम्स चार्ली तक पहुंचानी है। फ्लोरा मुस्कुराई, बोली, ये ठीक हुआ, तुमने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे ना, अब तुम्हें मजा आएगा। मैंने बेपरवाही से कहा, इसमें ऐसी कौन सी बात है, उसे रकम ही तो पहुंचानी है, कोई उससे छीननी थोड़ी है। फ्लोरा ने हैरत का मुजाहिरा किया। बोली, क्या बॉस ने तुम्हें तफसीलात नहीं बताई? जेम्स तक पहुंचना कारे दारद है, बॉस के कई आदमी इस काम में नाकाम हो चुके हैं। मैंने कहा, हाँ, फॉक्स स्ट्रीट ने मुझे बताया था और मुझे इस पर हैरत है। यूं महसूस होता है जैसे फॉक्स स्ट्रीट ने नाअहल लोगों की एक टीम बना रखी है। फ्लोरा ने मानी खेज लहजे में कहा, ये तो तुम्हें पता चलेगा। मुझे यूं लगा जैसे वो कह रही है, अब तुम्हें एग्लर के लोगों से टकराना पड़ेगा। उस बेचारी को क्या मालूम था कि मेरी तो जंग ही एग्लर से है। मैंने कहा, हो सकता है ये बहुत मुश्किल काम हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे बखूबी तकमील तक पहुंचा दूंगा। फ्लोरा ने मुझे हैरत से देखा। बोली, इतना यकीन? आखिर तुम्हें इतना यकीन क्यों है? मैंने कहा, इसलिए कि तुम मेरी लक हो और मेरे साथ हो, और जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई गम नहीं। दुनिया की कोई मुश्किल मेरे रास्ते में हाइल नहीं हो सकती। फ्लोरा झिंप गई। बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जबरदस्ती मुझे अपनी लक बना बैठे हो। मैंने कहा, तुम जबरदस्ती मेरे गले पड़ गई और खामखा मेरी लक बन बैठी। फ्लोरा ने आंखें निकाली। बोली, अब मुझ पर इल्जाम भी लगाओगे? खुद ही जबरदस्ती करके मुझे यहाँ ले आए और अब कह रहे हो कि मैं तुम्हारे गले पड़ गई हूँ। अगर यही बात है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या गजब कर रही हो? मेरा मकसद ये था कि तुम खुद ही मुझसे मिली थी और फिर मेरी मजबूरी बनकर रह गई। फ्लोरा गुर्राई, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मुझे मालूम होता कि तुम इस तरह मेरे पीछे पड़ जाओगे तो कभी तुमसे न मिलती। मैंने हंसकर कहा, तुम तो वाकई नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था, क्या मुझे इतना हक भी नहीं है? फ्लोरा रुक गई। उसे तो रुकने के लिए बहाना दरकार था। अब तो उसका असल मकसद मुझ पर नजर रखना था। यह भी तो एक इम्तिहान था कि मैं सिन्फ नाजुक से किस हद तक मुतासिर होता हूँ, उसे अपने मंसूबों में शरीक करता हूँ या नहीं। वो बोली, तुम्हें मजाक करने के अलावा और भी बहुत से हुकूक हासिल हैं, लेकिन ऐसा मजाक मत किया करो जिससे दूसरे फरीक की इज्जत नफ्स मजरू हो। मैंने अपने लहजे में खुलूस पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा, एहसास दिलाने का शुक्रिया, और तुम्हारे एहसासात को जो ठेस पहुंची है उसके इजाले के लिए आज शाम हम तफरी करेंगे। फ्लोरा ने बड़ी लगावट से कहा, तुम मेरे साथ मौजूद हो तो मुझे किसी तफरी की जरूरत नहीं है, लेकिन मालूम नहीं क्यों तुम मुझसे कुछ खिंचे खिंचे से रहते हो। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है। यूं महसूस होता है कि अगर मैंने एक खास हद से तजावुज करने की कोशिश की तो मेरी किस्मत मुझसे रूठ जाएगी। फ्लोरा ने बड़ी बेचारगी से कहा, एक तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि तुम मजाक कर रहे हो या ये सब कुछ हकीकत है। मैंने कहा, इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि तुम्हें यकीन आता है या नहीं। अहमियत तो इस बात की है कि मैं क्या समझता हूँ। जब से तुम मुझे मिली हो, जिस काम को हाथ लगाता हूँ हो जाता है। वो बोली, अगर तुम जेम्स चार्ली को रकम पहुंचाने में कामयाब हो गए तो मैं यकीन कर लूंगी कि तुम नामुमकिन काम भी कर सकते हो। मैंने हंसकर कहा, ये फिर भी नहीं मानोगी कि तुम मेरी लक हो? फ्लोरा ने किसी कदर झेंप कर कहा, मेरा मतलब यही था। जेम्स चार्ली तक पहुंचना उतना ही मुश्किल काम है कि उसके इवज कोई भी बात मानी जा सकती है।
उसी रोज शाम को एक शख्स जेम्स की तस्वीर मुझे दे गया। वो एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। तस्वीर में फॉक्स स्ट्रेट भी उसके साथ था और जेम्स उसके सामने बौना नजर आ रहा था। फॉक्स स्ट्रेट का कद 6 फुट से भी निकलता हुआ था, जबकि जेम्स उसके बारे में तस्वीर की पुश्त पर मुख्तसर मालूमात भी तहरीर थी, जिनके मुताबिक जेम्स का कद सिर्फ 5 फुट 4 इंच था। तस्वीर देखकर मैंने फ्लोरा से कहा, मुझे हैरत है, ये बौना तुम लोगों के लिए इतना बड़ा मसला बना हुआ है। फ्लोरा ने कहा, बात आमने सामने के मुकाबले की थोड़ी है। वो खुद कुछ भी सही, उसके आदमी बहुत मुस्तैद हैं। उसके बाद फॉक्स स्ट्रेट का फोन भी आया। वो टोह लेने की कोशिश कर रहा था कि मेरा प्रोग्राम क्या है, मगर जाहिर है मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकता था। अगले रोज शाम तक मैं होटल से बाहर न निकला। फ्लोरा हैरान थी कि मैं हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठा हूँ, और मैं ये कहकर उसे टालता रहा कि मैं कोई स्कीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर रात 8 बजे के करीब मैं फ्लोरा से ये कहकर होटल से निकल आया कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। बेकन स्ट्रीट नीम कारोबारी इलाका होने की वजह से 8 बजे के बाद सुनसान होना शुरू हो जाती थी। 10 बजे रात तक वहाँ उल्लू बोलने लगते थे और रौनकें सिर्फ उसी नुक्कड़ तक महदूद हो जाती थीं जहाँ जेम्स का बार था। बार के ऐन मुकाबिल इलाके का पुलिस स्टेशन था। यही वजह थी कि जेम्स के बार को महफूज तरीन जगह तस्वुर किया जाता था। रात 10 बजे के करीब बेकन स्ट्रीट पर एक तेज रफ्तार फौजी जीप नमूदार हुई, जिसका रुख बार की तरफ था, लेकिन बार के सामने रुकने की बजाय जीप पुलिस स्टेशन के अहाते में दाखिल हो गई। जीप में अकबी सीटों पर 4 मुसल्ला फौजी अलर्ट बैठे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ फर्द भी फौजी था और उसके बराबर में एक कैप्टन बैठा था। कैप्टन की वर्दी में मैं खुद था और ड्राइविंग पर तहजीब थी जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कोई औरत हो सकती है। जबकि चारों फौजी अली ग्रुप के चारों अरकान थे जो तहजीब के साथ शीगोराय आए थे। पुलिस स्टेशन में एक फौजी जीप की आमद के बायस खलबली मच गई थी। जीप रुकने पर मैं उतरा और फौजी अंदाज में चलता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया। फौजी जीप, यूनिफॉर्म और निशानात वगैरह का इंतजाम बड ने किया था। अगरचे इस काम पर एक खती रकम खर्च हुई थी, ताहम कोई और शख्स ये काम इतने कलील वक्त में और वो भी एक अजनबी मुल्क में कर ही नहीं सकता था। मैं सबको नजरअंदाज करता हुआ सीधा इंचार्ज के कमरे में दाखिल हो गया। मैंने अपना हुलिया इस हद तक ही तब्दील किया था कि कोई मुझे आसानी से शनाख्त न कर सके। कमरे में इंचार्ज के अलावा चंद अफराद और भी मौजूद थे। वो सब एक फौजी कैप्टन को यूं कमरे में आते देख कर बौखला गए थे। इंचार्ज तो सीट छोड़कर खड़ा ही हो गया था। मैंने इंचार्ज से कहा, मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। उसने बकिया अफराद को बाहर जाने का इशारा किया और वो सब बाहर निकल गए। कमरा खाली होने के बाद मैंने इंचार्ज से कहा, मेरा ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। 1 घंटा कबल हाई कमान ने मुझे हुक्म दिया है कि जेम्स चार्ली को गिरफ्तार कर लिया जाए। उस पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस होने का शुबा किया जा रहा है। इंचार्ज ने बौखलाकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मिस्टर जेम्स मुल्क दुश्मन नहीं हो सकते। मैंने खुश्क लहजे में कहा, हम लोग तज्जिया नहीं करते, सिर्फ हुक्म पर अमल करते हैं। वैसे भी हमें ये सब कुछ मालूम होता है। हम जानते हैं कि तुम क्यों उसकी तारीफ कर रहे हो। इंचार्ज और ज्यादा बौखला गया। बोला, ये बात नहीं है जनाब। उसने कहना चाहा मगर मैंने उसकी बात काट दी। कहा, हम गैर मुतल्लिक बातों से गरज नहीं रखते। ये हुक्मनामा देख लो। मैंने जेब से एक जाली हुक्मनामा निकाल कर उसके सामने रख दिया, जिसके मुताबिक मुझे हुक्म दिया गया था कि पुलिस की मदद से बार पर छापा मार कर जेम्स को गिरफ्तार कर लूं। इंचार्ज ने कहा, मैं हर तरह ताउन करने को तैयार हूं जनाब। हुक्मनामा देखने के बाद उसमें सरताबी की मजाल नहीं रही थी। मैंने इंचार्ज को घूरते हुए कहा, यह मिशन टॉप सीक्रेट है। तुम्हें भी मजबूरन एतमाद में लिया गया है, मगर तुम किसी से इसका तस्करा नहीं करोगे। वो बोला, सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। मैं वतन से गद्दारी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप बताएं कि हमें क्या करना है। मैंने कहा, 15 मिनट के अंदर अंदर सामने वाले बार को घेरे में होना चाहिए। अपने जवानों को हुक्म दो कि जेम्स घेरा तोड़कर फरार न होने पाए। मेरे साथ सिर्फ 4 फौजी हैं, उनके मामलात हम खुद संभाल लेंगे। फिर 15 मिनट के बाद पूरी तैयारियों के साथ चार्ली को बार के चारों तरफ से घेर लिया गया। फौजी जीप बार के दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। तहजीब ड्राइविंग सीट पर ही बैठी रही थी और सब लोग जीप से उतर गए थे। मैं सबसे आगे था और मेरे साथ इंचार्ज था। चारों फौजी हमारे अकब में थे और जानते थे कि उन्हें क्या करना है। हम सब धड़धड़ाते हुए बार में दाखिल हुए तो वहां एक लम्हे के लिए खलबली मची। फिर मेरी गरजदार आवाज सब पर हावी आ गई। खामोश, किसी की आवाज ना निकले। तमाम लोग अपनी अपनी जगह साकित हो गए। इंचार्ज को तो सिर्फ अमले के लोग पहचानते थे, मगर वर्दी पोश किसी तारुफ का मोहताज नहीं होता। और फिर फौजी वर्दी। बार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने तक की आवाज सुनी जा सकती थी। मैंने इंचार्ज से सरगोशी में कहा, जेम्स के कमरे तक मेरी रहनुमाई करो।
और वो असबात में सर हिलाकर एक तरफ चल पड़ा। काउंटर के बराबर से एक जीना ऊपर जा रहा था। 2 आदमी नीचे रुक गए थे और 2 फौजी हमारे अकब में आ रहे थे। मैंने महज एहतियातन 2 फौजी नीचे छोड़े थे, वरना पूरे बार के लिए एक ही काफी था। जीने तय करके हम ऊपर पहुंचे। ऊपरी राहदारियों में जाबजा मुसल्ला अफराद नजर आ रहे थे। थाना इंचार्ज को देखकर वैसे ही उनकी गन्नों के रुख तब्दील हो गए। इस पर मुस्तजाद वो फौजी थे जो इंचार्ज के साथ थे। उन सब के चेहरों पर दहशत के आसार नजर आने लगे। उनमें से एक शख्स ने कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो सूरत से ही छटा हुआ बदमाश लगता था। उसके हाथ में खुदकार राइफल भी मौजूद थी। मैं एक झटके के साथ रुक कर बोला, तुम कौन हो और तुम लोगों के हाथों में हथियार क्यों मौजूद हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि फौज के सामने हथियार हाथ में रखने का मतलब क्या है? वो खौफजदा अंदाज में पीछे हटता हुआ दीवार से जा लगा। राइफल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक वही नहीं, उसके तमाम साथियों के हाथों से हथियार छूटकर गिर पड़े। मैंने आतिफ से कहा, इन तमाम बदमाशों को नीचे छोड़ाओ। फिर तलहा से कहा, तुम मेरे साथ आओ। और फिर हम थाना इंचार्ज की मायत में एक कमरे के सामने पहुंच गए जिस पर सुर्ख रंग का बल्ब रोशन था। मैं इसका मतलब अच्छी तरह जानता था। इसका मतलब था कि जेम्स किसी बहुत अहम काम में मसरूफ है और उसे डिस्टर्ब न किया जाए। मैंने तलहा को इशारा किया और उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा मुकफ्फल नहीं था। तलहा तेजी से कमरे में घुसता चला गया। अपने अंदाज से वो खालिस फौजी लग रहा था। मैं और इंचार्ज उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गए थे। जेम्स वाकई बहुत अहम काम में मसरूफ था। वो ट्रांसमीटर पर महवे गुफ्तगू था। तलहा के इस तरह अंदर घुसने पर वो उछल पड़ा, लेकिन इंचार्ज और फिर फौजियों को देखकर उसके होश रुखसत हो गए। उसके मुंह से बदिक्कत तमाम निकला, ये क्या हरकत है? उसकी बदहवासी का ये आलम था कि अल्फाज भी उसके मुंह से ठीक से अदा नहीं हो रहे थे। मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस होने का शुबा किया जा रहा है और तुम हमें जिस हालत में मिले हो उससे इस शुबे को तकवीत मिलती है। ट्रांसमीटर पर किससे बात कर रहे थे? गोइटे हिल के किसी एजेंट से? जेम्स ने हाँफते हुए कहा, ये इल्जाम है। गोइटे हिल वालों से मेरा क्या वास्ता? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, तो फिर तुम किससे बात कर रहे थे? तलहा के अंदर दाखिल होते ही उसने गालिबन कोई ऐसा कोड वर्ड बोल दिया था जिससे दूसरी तरफ वाले को खतरे का पता चल गया था। फिर ये कि जेम्स ने ट्रांसमीटर का स्विच भी ऑफ कर दिया था। मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उसने कुछ कहना चाहा मगर मिनमिना कर रह गया। मैंने फातिहाना अंदाज में इंचार्ज को देखा। कहा, देखा तुमने, फौज की इत्तला कभी गलत नहीं होती। इंचार्ज ने तारीफी अंदाज में मेरी बात की तायद की और मैंने तलहा को कमरे की तलाशी लेने का हुक्म दिया। ट्रांसमीटर मैं पहले ही अपने कब्जे में ले चुका था। तलहा ने मुअद्दब अंदाज में कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला सर। मैंने तलहा से कहा, इस मेज की दराजें भी चेक करो। तुमने इसे क्यों नजरअंदाज कर दिया? जेम्स को कमरे के एक कोने में धकेल दिया गया था और तलहा अब मेज की दराजें चेक कर रहा था। कुछ देर बाद उसने बताया कि दराजों से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। मैंने कहा, तुम हटो, दराज मैं खुद ही चेक करूंगा। और दराजों की तलाशी के दौरान 1 लाख की रकम बड़ी सफाई से ऊपर वाली दराज में मुंतकिल कर दी। मैंने कुछ देर बाद कहा, ठीक है, इसे मुजरिम साबित करने के लिए ये एक ट्रांसमीटर ही काफी है, बकिया बातें ये खुद उगलेगा। मैंने दराज लॉक करके उसकी चाबी अपनी जेब में डाल ली थी। उसके बाद हम कमरे से बाहर निकल आए। जेम्स को तलहा ने गन की जद पर ले रखा था। मैंने इंचार्ज से कहा, हम इसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। तुमने हमारे साथ जो ताउन किया उसकी नौयत कतई गैर सरकारी थी, इसे याद रखना। इंचार्ज ने कहा, मैं समझता हूँ जनाब, ये बात मुझ तक ही महदूद रहेगी। मैंने कहा, और ये भी समझ लो कि हमारे रवाना होने के बाद कम से कम 5 मिनट तक कोई यहाँ से बाहर न निकलने पाए। इंचार्ज ने इस बात में सर हिलाया और मैं अपने साथियों समेत बाहर आ गया। जेम्स हक्का बक्का था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। हम लोग तेजी से जीप में सवार हुए। जेम्स को अकबी सीट पर बिठा दिया था। न सिर्फ बिठा दिया था बल्कि उसे फौरन ही क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश भी कर दिया था। हमारे जीप में बैठते ही तहजीब ने जीप स्टार्ट करके तूफानी रफ्तार से दौड़ा दी। हमारी मंजिल एक गैराज था जो बेकन स्ट्रीट से ज्यादा फासले पर नहीं था और जिस इलाके में था वहां कतई सन्नाटा था। उस गैराज में बर्ड हमारा मुंतजिर था।